सभी का एटीवी पाठशाला में 2025 में जितने भी छात्र छात्रा परीक्षा देने वाले हैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र को हम लोग जनता का शासन कहते हैं, यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है, यानी ये शासन करने का तरीका है जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार होते हैं। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाते हैं और वही प्रतिनिधि जनता के ऊपर क्या करती है, शासन करती है। तो लोकतंत्र को हम कहें तो ये एक यूनानी शब्द है या ग्रीक शब्द भी इनको कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो डेमो का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। क्रेसी का अर्थ क्या होता है, शासन। तो लोकतंत्र को हम लोग कहते हैं जनता का शासन, यानी कि लोकतंत्र प्रणाली में जनता जो है शासन करती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करती है या फिर वो अप्रत्यक्ष रूप से करती है। तो अमेरिका का एक राष्ट्रपति था अब्राहम लिंकन, जिनका ये कहना था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है, शासन है। यानी कि अब्राहम लिंकन का कहना था कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है और वो किसके लिए है, जनता के लिए ही है। मतलब जनता ने ही इनको बनाया और जनता के लिए ही है और जनता के द्वारा ही शासित शासन है, यानी कि इसमें जनता शासन करता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि चुनाव का समय आता है तो जनता जो है अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि जाकर के फिर शासन का संचालन करती है। यदि उनकी शासन व्यवस्था जनता को पसंद नहीं आती है तो फिर आने वाले 5 साल के बाद जो है जनता उस प्रतिनिधि को अपना मतदान नहीं देती है और फिर जो है कि नए लोग शासन व्यवस्था में आ जाते हैं। इसलिए हम लोग लोकतंत्र को क्या कहते हैं, जनता का शासन कहते हैं। लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र आपका कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होती है, जनता सीधे भाग लेती है शासन में, और ये वैसे क्षेत्रों में या वैसे देशों में संभव है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ पर क्या है कि वो छोटा देश है, यानी कि कम लोग वहाँ पर निवास करते हैं या कह सकते हैं कि उसकी जनसंख्या कम है। तो ये शासन आपका स्विट्जरलैंड में है। ये शासन आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। जबकि हमारे भारत में कैसा लोकतंत्र है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इसमें क्या होता है कि लोग अर्थात जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वही प्रतिनिधि जो है शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी बनते हैं या भाग लेते हैं या कानून व्यवस्था को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता का मतलब होता है पावर। सत्ता का मतलब क्या होता है, पावर। तो जो है सत्ता की साझेदारी में क्या होता है कि जो सरकार होती है या जो शासन प्रणाली होती है उसमें समाज में जितने भी वर्ग हैं सभी लोगों को यदि अधिकार है तो उसी को हम लोग कहते हैं सत्ता की साझेदारी। जैसे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो सरकार बनती है या जो सरकार है, मान लीजिए कि आज बिहार सरकार का नेतृत्व हमारे नीतीश कुमार के पास है। किसके पास है, नीतीश कुमार के पास है। तो ये जो नीतीश कुमार हैं यानी कि सीएम है, इनको बनाने में हर एक जनता का सहयोग है। यदि जनता इनको वोट देकर के चुनाव में विजयी नहीं कराते, जीत नहीं होती इनके पार्टी का या इसके जो गठबंधन है उनका, तो फिर जो है कि ये सरकार नहीं बन पाते। तो इनको सरकार बनाने में समस्त लोगों का क्या है, मतलब कि योगदान है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सभी लोगों का जो है सरकार में हिस्सा है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता की साझेदारी कहते हैं। यानी कि सरकार में सभी लोगों का जो हिस्सेदारी होती है, भागीदारी होती है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता का साझेदारी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो सत्ता की साझेदारी में सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो लोकतंत्र का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है। तो सत्ता की साझेदारी से जो है लोकतंत्र में यह महत्व सबसे पहले आ जाती है कि सभी लोगों को लगता है कि इसमें हमारा योगदान है, हमारी भागीदारी है। इससे लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जगता है, लोकतंत्र पर लोगों को भरोसा होता है और लोकतंत्र इससे सफल होता है। अब देखते हैं इसका आंसर में क्या है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। यह लोकतंत्र को मजबूत और स्थिर बनाती है। यानी कि सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र जो जनता का शासन प्रणाली होता है वो मजबूत होती है और स्थिर बनाती है, ताकि इस शासन पर लोगों को भरोसा होता है कि इसमें मेरा भी अधिकार है। यदि विभिन्न सामाजिक समूह को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है, यानी कि विभिन्न लोगों को, विभिन्न समुदाय के लोगों को यदि सत्ता में अपना जो अधिकार होता है, पावर होता है, हिस्सेदारी होता है, उनको नहीं मिलता है, तो उनमें असंतोष एवं संघर्ष पैदा हो जाती है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन, राजनीतिक अस्थिरता आदि उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए सत्ता की साझेदारी से हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत और सुदृढ़ होता है और लोकतंत्र हमारा सफल होता है। इससे सभी लोगों में संतोष की भावना होती है, देश में एकता की भावना जगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक विभाजन से हम ये समझते हैं कि हमारे समाज में अलग अलग जात के, धर्म के लोग रहते हैं और उनके आधार पर यदि समाज कई वर्गों में बंट जाती है तो उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक विभाजन। यानी कहने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जब हम लोगों के बीच में भेदभाव करने लगते हैं तब उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक विभाजन। तब उनको हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन। तो सामाजिक विभाजन किसको कहेंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा एक समाज है और इस समाज में अलग अलग जात के लोग हैं या अलग अलग धर्म के लोग हैं, या इन लोगों के बीच में यदि भेदभाव रहती है, आपस में टकराव हो जाता है, आपस में विवाद रहता है, अच्छा तालमेल नहीं रहता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक विभाजन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिकता क्या है। तो सांप्रदायिकता में क्या होता है कि जब अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, यानी उससे नफरत करना, उसको हीन भाव से देखना और अपने धर्म को मतलब कि महत्व ज़्यादा देना, उसी को हम लोग कहते हैं सांप्रदायिकता। तो जैसे कहता है कि अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। अथवा अपने धर्म को ऊंचा मानना और दूसरे धर्म को क्या मानना, नीचा मानना, क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए कहता है सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कि सामाजिक सद्भाव यानी कि समाज में जो लोगों के बीच मान लिया जाए कि विभिन्नताएं होती है, विभिन्नता नहीं कह सकते हैं यानी द्वेष कह सकते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए अर्थात समाज में लोगों के बीच में प्रेम को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। तो कहता है कि सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए हम सभी धर्मों एवं जातियों के लोगों के साथ बिना भेदभाव के एक साथ मिलजुल करके रहेंगे। यानी समाज में जो अलग अलग जात के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, उनके बीच में एक अच्छा तालमेल होना चाहिए। जैसे कि हम लोग मान लिया जाए कि कोई त्यौहार आता है तो त्यौहार के समय में सब लोगों को मिलजुल करके उसको मनाना चाहिए। या जो हम लोग खान पान अक्सर देखते हैं कि एक जात के लोगों के बीच में होता है, तो इसको मिटा करके समाज में जितने भी धर्म जाति के लोग रहते हैं खान पान एक साथ होना चाहिए। या फिर जो मतलब हम लोग देखते हैं कि शादी विवाह में भेदभाव करते हैं कि एक जात को दूसरे जात में शादी नहीं करना चाहिए, तो ये सब जो भावना हम लोगों के अंदर या समाज में लोगों के अंदर कुंठित है उसको मिटाया जाए, तब जो है कि सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा और समाज में जो द्वेष पैदा हो रही है वो समाप्त हो जाएगा और हमारा लोकतंत्र भी क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि धर्मनिरपेक्ष से आप
क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को उल्लेख कीजिए। तो धर्मनिरपेक्ष में कहता है कि भारत में किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाएगा, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसे ही हम लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्षता कहने का मतलब है कि हमारे भारत देश में किसी भी धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है। सभी, या किसी को हम लोग राष्ट्रीय धर्म नहीं कह सकते हैं, किसी को हम लोग राजकीय धर्म नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर सभी धर्म को एक समान मान्यता दी गई है। जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल 15 है, उस आर्टिकल 15 में कहा जाता है कि धर्म के आधार पर किसी भी लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर अनुच्छेद हम लोग देखेंगे कि 26 में हमारा कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए, यानी कि कोई भी धर्म के प्रति जो कार्य है उसको आप प्रबंध करने की स्वतंत्रता है, धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो ये सब जो हमारे संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, इससे हम साबित होता है कि भारत क्या है, एक धर्म निरपेक्ष देश है। यानी किसी भी धर्म को यहाँ पर विशेष तौर पे नहीं अधिकार दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश क्यों कहा जाता है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश इसीलिए कहा जाता है कि भारत में किसी भी एक धर्म को श्रेष्ठ माना नहीं जाता है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। और भारत में आप धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत में किसी भी एक धर्म को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया जाता है। भारत में धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, इसीलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परिवारवाद क्या है। तो परिवारवाद का मतलब होता है कि किसी राजनीतिक दल के जो व्यक्ति शीर्ष नेता होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि राजद पार्टी का शीर्ष नेता है, राजद पार्टी का शीर्ष नेता है, मान लिया जाए कि लालू प्रसाद यादव है। अब लालू प्रसाद यादव है तो वो अपने राजनीतिक दल में मान ली क्या करते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को, चाहे जैसे उनका बेटा है, उनका साला है, या फिर उनकी पत्नी है, या उनकी बेटी है, तो अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दे करके चुनावी मैदान में उसको जब मतलब विजयी बनाते हैं, उसके प्रतिनिधि बनाते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने परिवार एवं सगे संबंधियों को क्या करते हैं, राजनीतिक दल में लाने के लिए चुनाव का टिकट देकर के उन्हें उम्मीदवार बनाते हैं। यही राजनीति में क्या होता है, परिवारवाद कहलाता है। यानी कि अपने ही परिवार के लोगों को अपने पार्टी का टिकट दे करके चुनावी मैदान में उम्मीदवार बना करके उसको विजयी बनाना चाहते हैं। लोकसभा का सदस्य या फिर विधानसभा का सदस्य, जिसको हम लोग सांसद या फिर एमएलए कहते हैं, वो जो है बना जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। तो 2 प्रावधान ऐसे हैं, जैसे कि भारत में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं प्राप्त है। दूसरा है, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये बात लिखा गया है अनुच्छेद 15 में लिखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ये 2 प्रावधान है जो भारत को क्या करता है, धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लैंगिक विभेद या लैंगिक और समानता क्या है। लेकिन लैंगिक विभेद और लैंगिक समानता क्या है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच भेदभाव करना लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहलाता है। जैसे कि हम लोग अपने घरों में ही देखते हैं, तो कुछ ग्रामीण एरिया में जो महिलाएं होती है उनको बाहर का भी काम करना पड़ता है और घर का भी काम करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके कार्य का जो है उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना कि पुरुषों के कार्यों के बीच मतलब कार्यों को दिया जाता है। दूसरा, घर में कोई भी फैसला यदि लेना होता है तो उसमें
पुरुष ही फैसला लेते हैं, महिला फैसला नहीं लेती है। तो इस प्रकार की असमानता, या दूसरा हम लोग देखें तो हमारे जो शासन है व्यवस्था, यानी कि जो सरकार बनती है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या विधानसभा का सदस्य हो, उसमें जितना संख्या में पुरुष अवेलेबल होते हैं उतनी संख्या में महिला नहीं होती है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि पुरुष और महिलाओं के बीच यहाँ पर भेदभाव होता है। तो यही पुरुष और महिला के बीच भेदभाव क्या होता है, लैंगिक विभेद कहलाता है, या फिर उसको हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता। भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। भारत में किस तरह जातिगत असमानता जारी है, स्पष्ट करें। तो कहता है कि भारत में वंशानुगत पेशा पर आधारित समाज है, यानी इसका मतलब है कि उसके पिता जो कार्य करते हैं बेटा भी वही कार्य करेगा, इसी पर आधारित समाज है। यानी कि आप लोग अक्सर देखते होंगे कि गांव समाज में कि यदि उसके पिताजी दुकानदार हैं तो बेटा भी दुकान ही चलाने लगते हैं। यदि पिता किसान हैं तो उनके पुत्र भी किसान बन जाते हैं। यदि पिता कोई और कार्य करते हैं तो पुत्र भी लगभग, मतलब 100% नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समाज में ये प्रचलित है। तो आज भी अधिकांश लोग अपने बेटा बेटी की शादी अपनी ही जाति में करते हैं। यानी दूसरा पॉइंट होता है कि बेटा बेटी अपनी शादी को अपने ही जात में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के आधार पर वोट करते हैं, यानी कि जब चुनाव का समय आता है तो कोई लोग उसी उम्मीदवार को वोट देना पसंद करते हैं ये जो उनके जात का होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जातिगत असमानता आज भी क्या है, हमारे भारत में जारी है, और ख़ास करके बिहार में ये तो और भी ज़्यादा है। आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की जो संसद है, संसद में महिलाओं की प्रतिनिधि की स्थिति क्या है। तो भारत की संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मतलब जैसे अभी हमने कहा था कि जिस रेशियो में पुरुष है उस रेशियो में महिला नहीं है, क्योंकि 15वीं लोकसभा के चुनाव से पूर्व महिलाओं की भागीदारी संसद में 10% से भी कम थी। 15वीं लोकसभा में चुनाव में इसकी संख्या 545 में, यानी कि लोकसभा की संख्या 545 है, उनमें मात्र 59 महिलाएं थी। आप सोच सकते हैं कि 545 में 59 महिलाएं थी, जो कि कुल का यानी कि मात्र कितना परसेंट है, 11% है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि भारत की संसद में कहें या फिर विधानमंडल में कहें, यहाँ कहीं भी जो है महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत में जो 2 कार्य हैं, यानी ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तथा बजट तैयार करना, यानी पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए जो वार्षिक योजना होता है, यानी 1 वर्ष में जो योजना होता है, उसके बाद उसके लिए बजट, यानी कि उस कार्य को करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो पैसा मतलब कहाँ से आएगा और कितना उसमें देना चाहिए, ये काम होता है पंचायत का। प्राकृतिक विपदा का मतलब हो गया जैसे कभी बाढ़ हो गया, कहीं पर आग लग गया, कुछ इस तरह की घटना घट जाती है, तो उसमें सहायता करने का भी कार्य किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो याद रखना कि 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संघीय शासन की 2 विशेषता बताइए। तो संघीय शासन की 2 विशेषता निम्नलिखित है। पहला है कि संघीय शासन में लिखित संविधान है और 2 स्तरों की सरकार है, एक केंद्र सरकार और दूसरा क्या होता है, राज्य सरकार। जैसे हम लोग अपने देश में देखें तो एक है भारत सरकार जिसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, और दूसरा जो मान लिया जाए कि बिहार में जो है वो राज्य सरकार है, यानी कि बिहार राज्य सरकार, या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकार होती है, जैसे झारखंड सरकार हुआ, बंगाल सरकार हुआ, उड़ीसा सरकार हुआ, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 में महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच में महापौर को चुनती है। इनका भी कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। महापौर निगम परिषद का सभापति होता है तथा निगम की बैठक की अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है, इस नाते वह नगर में अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करता है, यानी कि आए हुए अतिथियों का स्वागत नगर की ओर से करता है।
चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज का मतलब होता है कि ग्रामीण इलाकों में गांवों को स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, यानी कि पंचायती राज क्या है? ग्रामीण इलाकों में गांवों की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर में पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर क्या होता है? जिला परिषद का गठन किया गया है। यानी कि गांव में जो स्थानीय शासन है उसको और अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों का इसमें विकास होता है, उसके समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके लिए जो प्रणाली बनाई गई है उसको हम लोग पंचायत राज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समवर्ती सूची क्या है। तो ये जो समवर्ती सूची है, आप जानते हैं कि ये जो संविधान है हमारा, जो कि 1950 में लागू हुआ, उस संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूची वर्तमान में है। शुरुआत में तो 8 ही अनुसूची था, लेकिन बाद में और नई अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो उसी 12 अनुसूची में एक 7वीं अनुसूची है जिसमें कि समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, जिसमें कहता है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले, यानी कि समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपका ये शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत है, तो शिक्षा हमारे देश में या राज्य में यदि इसमें सुधार करना होता है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर काम करती है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाले विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। यानी कि समवर्ती सूची में जिस भी विषय को, जिस भी बातों को रखा गया है उस पर दोनों सरकार काम करती है। इन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाती है। लेकिन जब एक ही विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं या दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में टकराव हो, तब केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होता है। यानी कहने का मतलब है, यदि शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना लेती है तो उसमें जो है केंद्र सरकार को ही ज़्यादा वैल्यू अर्थात ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। तो समवर्ती सूची को हम लोग संक्षिप्त में ये कहेंगे तो वैसा विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अधिकार रखते हैं या दोनों उस चीज़ को मतलब कि विकास करने में, सफल बनाने में हेल्प करता है, उसी को हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भाषा नीति क्या है। तो कहता है कि राष्ट्र एकता को स्थापित करने के लिए, राष्ट्र एकता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा भाषा नीति तैयार की गई है। भारत सरकार के द्वारा कार्यालय भाषा के रूप में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी अपनी भाषाओं का उपयोग करते हैं। हिंदी को राजभाषा माना गया है, परंतु इसे राष्ट्रभाषा के रूप में आज तक मान्यता नहीं मिलती है। राज्य सरकार को भी अपने अपने राज्यों में अपनी भाषा का प्रयोग की स्वतंत्रता दी गई है। अंग्रेजी का प्रयोग सरकारी कामकाज में बना हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को देखिए गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है। यानी गणतंत्र को हम लोग शाब्दिक अर्थ में या आसान भाषा में समझें तो गणतंत्र में उत्तराधिकारी का शासन नहीं है। तो जब उत्तराधिकारी का शासन नहीं होता है, उत्तराधिकारी का मतलब जैसे कि अभी पीएम मान लिया जाए कि मोदी जी हैं हमारे भारत का, तो नेक्स्ट जो पीएम बनेंगे वो उनका जो उत्तराधिकारी अर्थात उसका कोई पुत्र होता, ऐसे पुत्र है नहीं उनको, यदि पुत्र होता तो वो उनको पीएम बना सकता था। तो ऐसा गणतंत्र में नहीं होता है। लेकिन राजतंत्र में आप लोग देखते होंगे कि यदि कोई पिता शासक है या सर्वोच्च पद पर है तो उसके पुत्र या उसकी पुत्री क्या होता था, उस पद पर आसीन होकर के उस क्षेत्र में शासन का संचालन करता है, लेकिन गणतंत्र में नहीं होता है। इसीलिए भारत को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि अभी पीएम है मतलब कि मोदी है, तो आगामी जो 5 साल के बाद फिर से पीएम बनेंगे, ये निश्चित नहीं है कि पीएम मोदी ही बनेंगे या फिर इन्हीं के द्वारा कोई चयनित दूसरा व्यक्ति बन सकता है। जनता जिसे चाहेगी वो पीएम बनेगा। तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में कहता है कि गठबंधन की सरकार में साझेदार कौन कौन होते हैं।
तो जब केंद्र या राज्य में कई दलों के सहयोग से बहुमत पूरा होने पर सरकार बनती है तो इसे गठबंधन की सरकार कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अभी भारत में एनडीए का गठबंधन है, तो इस एनडीए में टोटल लगभग माना जाता है कि 26 दल आपस में एकजुट करके सरकार बनाई है। जैसे एक तो जो प्रमुख पार्टी है मतलब कि एनडीए का, वो है आपका बीजेपी। दूसरा इसमें आप जानते हैं कि जेडीयू भी है, उसके बाद लोजपा आर भी इसमें शामिल है। तो इस तरह से कई पार्टी जब आपस में मिल करके बहुमत साबित करके सरकार को बनाती है तो उसी को हम लोग गठबंधन की सरकार कहते हैं। इस प्रकार के सरकार में जितने भी दल मिलकर बहुमत पूरा करते हैं, सभी दल के लोग जो हैं सरकार में साझेदार होते हैं। यानी कि जितने भी दल हैं, जैसे कि मान लिया जाए जेडीयू है, जेडीयू के दल का भी सरकार है, बीजेपी के भी दल का सरकार है, एलजेपी यानी जो लोजपा पार्टी था रामविलास का, अभी उसका नेतृत्व उनके पुत्र चिराग पासवान कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह से जो है कि सरकार का ही दल माना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, जिला परिषद के 3 कार्यों को लिखें। तो जैसा आप लोग पहले क्वेश्चन देखे थे कि पंचायत राज जो प्रणाली था, पंचायत राज प्रणाली जो स्थानीय शासन के लिए अपनाया गया था, तो इसको 3 स्तर पे ये था। एक था हमारा प्रखंड स्तर पर, एक था हमारा पंचायत स्तर पर और एक था जिला स्तर पर। तो जिला जो स्तर पर था मतलब स्थानीय शासन, उसी को हम लोग जिला परिषद कहते हैं। इनका 3 कार्य जो प्रमुख है वो इस प्रकार है कि विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी, यानी कि एक जो है जिला परिषद का जितना बड़ा एरिया होता है वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करना, स्थानीय बाजार, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केंद्र और आपदा राहत के प्रयास के विकास को भी बढ़ावा देना, ये जिला परिषद का कार्य होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 23 है, उसमें कहता है कि संघ राज्य का अर्थ बताइए। तो जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दूसरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है तब वह संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र सरकार और प्रांतीय स्तर पर जो राज्य सरकार होता है, एक लिखित संविधान के द्वारा दोनों स्तर की सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। यानी कि संघ राज्य का मतलब होता है कि शासन का जो बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि जब शासन का बंटवारा संघ में यानी केंद्र में और राज्यों के बीच हो जाती है तब उसको हम लोग संघ राज्य कहते हैं। तो भारत हमारा जो है एक संघ राज्य है। भारत हमारा कैसा है? संघ राज्य है, क्योंकि भारत में जो शक्ति का बंटवारा है, कुछ शक्ति हमारे केंद्र के पास है और कुछ शक्ति हमारे किसके पास है? राज्य सरकार के पास हैं। और इन दोनों के बीच में जो शक्ति का बंटवारा होता है वो जो है संविधान के द्वारा लिख दिया गया है कि ये शक्ति केंद्र सरकार के पास होगा और ये शक्ति राज्य सरकार के पास होगा। अब हम लोग देखते हैं 24 नंबर में कहता है वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं। तो वार्ड पार्षद, आप लोग जानते हैं कि हर गांव में वार्ड पार्षद होता है जिसको हम लोग वार्ड मेंबर के भी नाम से जानते हैं। तो हर वार्ड का एक सदस्य होता है जिसको हम लोग वार्ड पार्षद कहते हैं। इनका काम है वार्डों के सड़क गली जो है, उसके बाद नाली का निर्माण एवं नियमित सफाई करवाना। यानी कि जो सड़क है, गली है, नाला है, उसका निर्माण करके और उसको नियमित रूप से उसको साफ सफाई करना। उसके बाद दूसरा कार्य है सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों पर बिजली की व्यवस्था करना। यानी कि सड़क में जो पोल यानी खंभा वगैरह होता है उस पर लाइट लगवाना है। उसके बाद सार्वजनिक स्थान, जैसे कि मान लिया जाए उसके आसपास में कोई मंदिर है या पंचायत भवन है, वहाँ पर बिजली का व्यवस्था करना। वार्ड की निगरानी करना, निर्मल पेयजल की व्यवस्था करना। उसके बाद वार्ड और उसमें रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करना। ये सभी किसका कार्य होता है? वार्ड पार्षद का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के विषय में लिखें। यानी कि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद है 19, वो क्या कहता है? तो संविधान के अनुच्छेद जो 19 हैं वो हम लोगों का एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। चूँकि संविधान में 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 12 से 35 के ही अंतर्गत एक हमारा अनुच्छेद 19 आता है जो मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। तो इस अनुच्छेद में देखिए कहता है कि भारतीय नागरिकों को, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, उसको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और इसमें
बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि हम जो पूरे भारत है इसके मतलब इस क्षेत्र में कहीं भी हम लोग निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ दल बना सकते हैं और जो है शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ों पर जो गलत हो रहा है उस पर हम लोग बोल सकते हैं। ये जो हमको अधिकार मिला है संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत मिला है? 19 के तहत मिला है। और संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो मौलिक अधिकार में आता है। और मौलिक अधिकार में याद रखना कि टोटल अनुच्छेद हमारा कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 35 तक है। अब हम लोग देखते हैं केंद्र शासित राज्य क्या है। तो भारत में कुछ ऐसी भी इकाइयाँ हैं जो जनसंख्या और क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, यानी जनसंख्या और क्षेत्र में बहुत छोटे हैं, जिन्हें दूसरे राज्य में विलय भी नहीं किया जा सकता है। इन्हें बहुत कम अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे राज्यों का शासन केंद्र सरकार के द्वारा मतलब कि संचालित किया जाता है। ऐसे इकाई को ही केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इनकी संख्या अभी वर्तमान में भारत में कुल जो है, यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे या केंद्र शासित राज्य पूछे तो वो 8 हैं, जिसमें एक हमारा है दिल्ली, उसके बाद है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद दादर हवेली नगर है। इस प्रकार से टोटल हमारे पास लक्षद्वीप है, ये भी केंद्र शासित राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश इसको कह सकते हैं। तो टोटल हमारे भारत में अभी कितना है? 8 है। और इनका जो संचालन होता है वो केंद्र के द्वारा संचालित होता है, इसीलिए हम लोग इसको केंद्र शासित राज्य कहते हैं। अब देखिए नगर निगम के आय के स्रोत क्या हैं। नगर निगम यानी कि शहरों में जो स्थानीय शासन के लिए जो व्यवस्था बनाई जाती है उसी को हम लोग नगर निगम कहते हैं। नगर निगम एक नगर पंचायत होता है और एक नगर परिषद होता है। तो नगर पंचायत से नगर परिषद बड़ा होता है और नगर परिषद से आपका नगर निगम बड़ा होता है। जैसे कि ग्रामीण एरिया में आप देखें कि ग्राम पंचायत था, उसके बाद आपका मतलब कि प्रखंड ये पंचायत समिति था और उसके बाद जिला परिषद था। उसी प्रकार जो अर्बन एरिया है मतलब शहरी क्षेत्र है वहाँ पर नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम होता है। तो जो है पूरे मान लिया जाए कि हम लोग भारत में कहें तो पहला जो नगर निगम बना था वो मद्रास में अर्थात तमिलनाडु में बना था। और बिहार में जो पहला नगर निगम है वो पटना नगर निगम है। तो नगर निगम के पूछा जाता है आय का स्रोत क्या है, मतलब नगर निगम को कहाँ से पैसा आता है ताकि वो अपने शहर को व्यवस्थित करने में, साफ सफाई करने में, वहाँ पर जो है लोगों को सुविधा प्रदान करने में मतलब खर्च करता है। तो वो पैसा उनको कहाँ से आता है? तो संपत्ति कर और मकान कर, यानी कि संपत्ति जो लोगों का होता है उस पर जो टैक्स लेता है, मकान पर जो टैक्स लेता है, व्यवसाय जो उस क्षेत्र में करते हैं उससे टैक्स लेता है, शिक्षा पर कर लेता है, जल आपूर्ति कर यानी कि जल जो घरों में लोगों को पहुंचाया जाता है उसका जो पैसा होता है, उसके बाद सफाई कर यानी कि आपके गांव में या मतलब आपके मोहल्ला में जो साफ़ सफाई करता है, आपके घरों से जो मतलब कि कचरा लेकर के वो किसी मतलब कि अन्यत्र जगह में जमा करता है, तो इनके बदले में जो आप जो उनको पैसा देते हैं वही पैसा जो है नगर निगम के आय का स्रोत है। उसके बाद मनोरंजन कर है, वाहन पर है, विज्ञापन कर है, रिक्शा घोड़ा गाड़ी पर कर है, बाज़ारों में बिक्री के लिए लाई गई वस्तुओं पर कर है, यानी कि बाज़ार में जो वस्तु को बेचने जाते हैं कोई मान लिया जाए व्यापारी लोग, तो उससे जो टैक्स लेता है, सरकार से भी कुछ उनको राशि मिलता है। तो इन्हीं सारे क्षेत्रों से नगर निगम को जो है आय प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि 28 नंबर जो क्वेश्चन है दल बदल कानून क्या है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक दल यानी कि कोई भी उम्मीदवार एक दल को छोड़ करके जब दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उस पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया गया है उसी को हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। यह जो कानून है दल बदल कानून, ये इसके लिए एक नई अनुसूची लाई गई है, 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में वर्णित है दल बदल कानून। तो दल बदल कानून सांसदों और विधायक के लिए बनाया गया है। ये दल बदल कानून किसके लिए बना है? सांसद। ये जो सांसद होते हैं ये लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। उसके बाद जो विधायक हैं ये आपके विधानसभा के सदस्य माने जाते हैं। ये ऐसा कानून है जो उन्हें दल बदलने से रोकती है, यानी कि एक दल से, यानी कि आप मान लिया जाए कि बीजेपी का टिकट लेकर के चुनाव जीते हैं तो आप बाद में कांग्रेस में नहीं मिल सकते हैं या फिर दूसरे पार्टी में जैसे राजद में, जेडीयू में नहीं मिल सकते हैं। इसी पर रोक लगाने के लिए जो कानून बनाया गया है
वो आपका दल बदल कानून कहलाता है। और ये कानून जो है जो बना था वो 1985 में बना था, लेकिन यह कानून कारगर रूप से जो है लागू नहीं हो पाता है। आज भी हम लोग देखते हैं कि एक राजनीतिक दल आराम से सुविधापूर्वक क्या होता है कि एक राजनीतिक दल का जो पार्टी होता है यानी उम्मीदवार होता है, वो उम्मीदवार क्या होता है दूसरे दल में जा कर के शामिल हो जाता है। तो कोई भी सांसद या विधायक किसी एक पार्टी से चुनाव जीतकर किसी दूसरे पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते हैं। इसी के लिए जो रोक मतलब जो कानून बना है उसको हम लोग दल बदल कानून कहते हैं। ये कानून कब बना था? 1985 में बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में बहुदलीय प्रणाली को क्यों अपनाया गया। बहुदलीय प्रणाली का मतलब जो हमारा शासन व्यवस्था है उसमें कई दल हैं। आप देखते हैं कि अभी जो राष्ट्रीय पार्टी है टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। तो जहाँ भी मतलब कि 2 से अधिक राष्ट्रीय पार्टी हो जाती है या फिर क्षेत्रीय दल हो जाते हैं उसको हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। और हमारे बिहार में तो लगभग 40 से भी ज़्यादा जो है राजनीतिक दल क्या हैं कार्यरत हैं और वो चुनाव लड़ते हैं और उनके कुछ उम्मीदवार चुनाव में जीतते भी हैं और कुछ पार्टी के तो एक भी उम्मीदवार चुनाव में नहीं जीत पाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसको अपनाया क्यों गया है, जबकि हम लोग चीन में देखते हैं कि वो एक दलीय है। कहीं पर आपका देखते हैं कि द्विदलीय पार्टी, जैसे ब्रिटेन में खास करके द्विदलीय पार्टी है, लेकिन हमारे भारत में बहुदलीय है, मतलब 2 से ज़्यादा दल है। ऐसा क्यों है? तो कहता है कि जिस देश में 2 या 2 से अधिक अनेक राजनीतिक दल होते हैं उसी को हम लोग बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। उस देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बहुदलीय कहा जाता है। भारत के विशाल एवं अधिक जनसंख्या यानी कि भारत एक बड़ा क्षेत्र मतलब देश है। इसका भौगोलिक सीमा भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है। इसी वजह से जो है कि कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली अपनाई गई है। या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के यानी बहुत ज़्यादा पैमाना पर लोग रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली अपनाया गया है। तो बहुदलीय प्रणाली होने से लोगों को अधिक विकल्प मिल जाते हैं, जिससे ऐसी पार्टी का चुनते हैं जो देश में बदलाव ला सके। यानी कि बहुदलीय प्रणाली होने से सभी लोगों का एक अपना अपना जो है कि पसंदीदा पार्टी होता है, उन पर उनको भरोसा होता है, जिससे उनको लगता है कि भविष्य में यदि ये चुनाव जीतेंगे, इनकी सरकार बनेगी, तो ये जो है हम लोगों के लिए एक अच्छा काम करेगा। इसीलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया है या भारत में इस प्रणाली का क्या है आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुप्त मतदान पत्र क्या है। गुप्त मतदान पत्र क्या है? तो इसका मतलब है कि गुप्त मतलब कि किसी को ना बताना। गुप्त का मतलब होता है किसी को ना बताना। मतदान पत्र वह पत्र होता है जिसमें वोट देने वाले अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। अगर इसे गुप्त रूप से अर्थात बिना किसी को दिखाए व्यवहार में लाया जाए तो इसे ही गुप्त मतदान पत्र कहते हैं। तो गुप्त मतदान का मतलब होता है बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए जो हम लोग मतदान देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, उसी को हम लोग गुप्त मतदान कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या है यानी 31 कि राजनीतिक दल की परिभाषा दे। तो कहता है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है और उसमें जितने भी लोग रहते हैं राजनीतिक दल में सबका एक ही हित होता है, एक ही सोच होता है, सत्ता प्राप्त करना। तो कहता है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा दल होता है जिनका उद्देश्य क्या होता है, सत्ता प्राप्त करना यानी कि सरकार बनाना। यह समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण करते हैं, यानी कि एक ऐसा कानून बनाते हैं ये जो कि समाज में रहने वाले सभी लोगों का वो हित हो, उससे ऐसे नियम कानून बनाते हैं। राजनीतिक दल अपने बनाए गए नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करते हैं, मतलब ये जैसा कानून बनाते हैं उसी आधार पर ये क्या करते हैं, काम करते हैं। तो राजनीतिक दल आप किसे कहेंगे? तो आप इतना जान लीजिए कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो सत्ता को प्राप्त करना चाहता है और ये सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो विपक्ष में रह करके सरकार को ये जागरूक करते हैं कि इस क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ है, आप इस काम को करिए। जनता को जो है कि मतलब कि एक समर्थन करता है सरकार को काम करवाने के प्रति। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे हमारा जो 32 है उसमें क्या कहता है। तो थोड़ा सा देखिए, समय कम है और आप जानते हैं कि
कल आपका एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, तो इस थोड़ा सा स्पीड में हम ज़्यादा कंटेंट दे नहीं पाते हैं और आपको थोड़ा सा स्पीड में भी समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपका कम समय में आपका रिवीजन हो जाए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और एग्ज़ाम में आप सभी प्रश्न को हल करके आएँ। इसी सोच को लेकर के मैं थोड़ा सा स्पीड बोलता भी हूँ और थोड़ा सा स्पीड समझाते हुए भी आगे बढ़ जाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। तो कुछ व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो माननीय एवं सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार से, यानी कहने का मतलब है कि अपना कुछ मतलब लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो सरकार को अपना काम करवाने के लिए जो उस पर प्रेशर डालता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह का ये इच्छा नहीं होता है कि हम सरकार बनाएं, जैसे राजनीतिक दल का इच्छा होता है, राजनीतिक दल भी लोगों का समूह होता है, लेकिन उसका इच्छा होता है सरकार गठन करना, मतलब सत्ता हासिल करना। लेकिन दबाव समूह का काम सिर्फ इतना ही है कि जो भी पार्टी सरकार में है उसको प्रभावित करके, उस पर दबाव डाल करके अपना काम को करवाना। जैसे मान लिया जाए कि किसानों का समूह है, किसानों का समूह है तो यह भी एक दबाव समूह हो सकता है। मजदूरों का समूह है तो यह भी एक दबाव समूह हो सकता है। विद्यार्थियों का समूह है तो ये भी क्या हो सकता है, एक मतलब कि दबाव समूह हो सकता है। जैसे अभी देखिए विद्यार्थी, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है हालिया समय में, जैसे 13 दिसंबर को हुआ है, तो मान लिया जाए कि उस समय लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ गड़बड़ी हुआ, आयोग के द्वारा, तो अब सारे विद्यार्थी मिल करके सरकार पर ये दबाव डाल रही है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। तो इस तरह का जो समूह बना है विद्यार्थियों का, उसको हम लोग दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी जब किसानों के अनाज का मान लिया जाए कि कीमत बहुत कम हो जाता है और किसानों को लगता है कि इतना मतलब कि कम जो मूल्य है हमारे फसल का, उनसे हमको नुकसान पहुंचेगा, तो सारे किसान मिल करके एक सरकार पर ये प्रेशर डालता है कि आप जो है इसका जो एमएसपी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, उसकी रेट को और बढ़ाया जाए। तो इसी को हम लोग दबाव समूह कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, यानी कि लोकतंत्र का ये आत्मा है, प्राण है। यदि राजनीतिक दल नहीं है तो फिर लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राजनीतिक दल ही चुनाव मैदान में चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल ही जनता को क्या करते हैं, जागरूक करते हैं, और लोकतंत्र में जितनी बात लिखी गई है उसके आधार पर जो कार्य होता है उस कार्य को करने का भी काम कौन करता है, राजनीतिक दल करता है। राजनीतिक दल जनता को जागरूक करती है, शिक्षित करती है। राजनीतिक दल सरकार के द्वारा जो भी मान लिया जाए कि योजना आती है उस योजना के द्वारा लाभान्वित करती है, किसको, मतलब कि जनता को करती है। इसीलिए लोकतंत्र का प्राण किसको कहा गया है, राजनीतिक दल को कहा गया है। अब देखते हैं कि इस आंसर में क्या लिखा गया है। कहता है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्योंकि राजनीतिक दल के बिना हम लोकतंत्र का परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि लोकतंत्र होगा राजनीतिक दल के बिना। ऐसा क्यों है, तो राजनीतिक दल ही चुनाव में भाग लेते हैं, उम्मीदवार खड़ा करते हैं तथा चुनाव में जीत हासिल करके अपनी सरकार बनाते हैं। चूँकि राजनीतिक दल, अभी हमने बोला आपको कि वही उम्मीदवार लाते हैं, वो प्रचार करते हैं, चुनाव में अपना उम्मीदवार भेजते हैं, फिर जब उनकी जीत होती है तो वो सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद वो नीति कानून बनाती है, उसी कानून के अनुसार वो जो है मतलब अपने प्रांतों में, अपने क्षेत्र में शासन करती है। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही सत्ताधारी दल के विपक्ष में रहने वाली जो पार्टी होती है वह सरकार की गलतियों की, नीतियों की आलोचना करके उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। यानी कि जो जैसे मान लिया जाए कि अभी आरजेडी है और आपका जेडीयू और बीजेपी का सरकार है, तो जेडीयू बीजेपी जो काम नहीं करती है उनका जो है आरजेडी मार्गदर्शन करता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, तो फिर जो है जनता के बारे में जेडीयू और ये बीजेपी जिसका सरकार है वो सोचता है कि यदि हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर अगला चुनाव में क्या करेगी, जनता हमें मतदान नहीं देगी और हमारी सरकार नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये हमेशा मतलब कि अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करता है। तो चलते हैं अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जनता दल यूनाइटेड, जिसको हम जेडीयू के नाम से जानते हैं, जिसका अभी सरकार है नीतीश कुमार, वो जेडीयू पार्टी से ही आते हैं। तो कहता है कि वर्ष 1999 में शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ था, यानी कि
जो जेडीयू है, इस पार्टी का गठन कब हुआ? वर्ष 1999 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था? शरद यादव। यह पार्टी जनता दल से अलग होकर के बनी थी। जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय दल है जो बिहार में सत्तारूढ़ है, यानी कि बिहार में इसकी सरकार है। और क्षेत्रीय पार्टी का मतलब होता है कि राष्ट्रीय पार्टी इनको घोषित नहीं किया गया है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना कर दलित एवं पिछड़े का विकास कर सामाजिक न्याय दिलाना। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर का निशान है। तो जैसे आपसे बोलेगा कि जेडीयू का गठन कब हुआ, तो 1999 में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? शरद यादव ने किया। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर का चिन्ह है। इस पार्टी का जो उद्देश्य था, और ये किससे अलग होकर बना था? तो जनता दल से अलग होकर बना था। और इसका उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना करना। समाजवाद का मतलब हम सीधा सा ये कहें तो समाज में कि सबसे जो मतलब कि अंतिम छोर पर व्यक्ति हैं वहाँ तक विकास करना, उन लोगों को का जो समस्या है उनका निदान करना, समाज में सभी लोगों को एक समान भाव से देखना, सबको रोजगार मिलना, ये समाजवाद का ध्येय है, ये उनका सोच है। उसके बाद दलित और पिछड़ा जो लोग हैं उनको भी सामाजिक न्याय दिलाना ये जनता दल यूनाइटेड का कर्तव्य है या उसका फर्ज है। ऐसे तो राजनीतिक दल का ये काम ही होता है कि जो भी लोग कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको मतलब कि उनका विकास करना। तो जनता दल यूनाइटेड का ये कोई अलग से मतलब नहीं है उद्देश्य, सभी पार्टी का ये उद्देश्य होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख करें। तो राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब ये होता है कि जो मतलब राजनीतिक दल होता है उसमें लोकतंत्र के प्रति जो उसके अंदर विचार होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए, जो उसके अंदर भावना होना चाहिए, ये नहीं हो पाती है। जैसे कहता है कि अक्सर देखा जाता है कि पार्टी के सभी लोगों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जिसके कारण पार्टी के अंदर में लोकतंत्र की कमी देखी जाती है। नेतृत्व का संकट। भारत के सभी राजनीतिक दलों में नेतृत्व का संकट है। सही अर्थ में आज अधिकांश राजनीतिक दलों में कोई ऐसा नेता नहीं है जो सर्वमान्य है और वह दल को सही दिशा दे सके, इसलिए दलों में नेतृत्व का संकट रहता है। तो यानी कि नेतृत्व का संकट का कहने का मतलब जैसे कि आप आज बीजेपी को देखें तो उसका एक चेहरा या 2 चेहरा मुख्य रूप से होता है, बाकी बात उसमें जितने भी मतलब कि सदस्य हैं या जितने भी एमएलए एमपी हैं बीजेपी का, वो सभी अपना उसका कोई वर्चस्व नहीं होता है। वो कभी किसी भी क्षेत्र में यदि प्रचार करने जाते हैं तो वो अपना मतलब कि जो है व्याख्या नहीं कर पाते हैं, अपने कार्यों की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। वो या तो मोदी या अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह ऐसे कुछ चेहरे होते हैं जो नायक होते हैं उसका, उन पर ही वो चुनाव लड़ते हैं। उनका कोई अपना व्यक्तित्व पहचान नहीं होता है, कुछ ऐसा उसके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं होता है। तो इसीलिए कहता है कि नेतृत्व का संकट होता है राजनीतिक दलों में। अब हम लोग देखते हैं आप मतलब कि नेक्स्ट जो है 36 नंबर, ये कहता है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उसका आप नाम बताइए। तो भारत में 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। ये ऐसे देखिए किताब के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन अभी हमने बताया था आपको 6 है, तो फिलहाल आपको जो किताबों में लिखी गई है आप उसी के अकॉर्डिंग आप बताइए, चूँकि ये करंट सेक्शन में आ जाता है। 6 राष्ट्रीय दल है अभी। ये हमेशा जो है समय के अनुसार जो है इसकी संख्या घटते बढ़ते रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल दिया है, जिसमें एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका गठन आप लोग जानते हैं, कई मतलब कि सोशल साइंस में आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये इसका 1885 में गठन हुआ था, 28 दिसंबर को गठन हुआ था। और इसका जो मतलब कि अध्यक्ष था बोमेश चंद्र बनर्जी था और इसका संस्थापक एओ था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, इसका गठन 1980 में हुआ था। उसके बाद और भी कई सारी पार्टियां हैं जो हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं कि 37 क्या है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसको कहते हैं, यानी कि किसको हम लोग राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहेंगे। तो कहता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का कितना प्रतिशत, 6% मतलब कि प्राप्त करने के साथ किसी राज्य की लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजय होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जितना आवश्यक है, जो कम से कम 3 राज्यों से होना चाहिए।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न है आपका, बिहार में 1974 में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो चलिए समझते हैं क्या है कि बिहार में 1974 ईस्वी में जो एक छात्र आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता जयप्रकाश नारायण जी थे। उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जी थे। और जयप्रकाश नारायण जी के ही नेतृत्व में जो है यह छात्र आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन के होने का बहुत एक मेजर कारण ये था कि इस आंदोलन के होने का एक मेजर कारण था कि बढ़ती हुई महंगाई। उस समय ना महंगाई बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और बेरोजगारी के मूल्य में भी बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। और जब बेरोजगारी के मूल्य में इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही थी कि सरकार द्वारा जो है जनता की बात को माना ही नहीं जा रहा था, एक तरह से भी नहीं। सरकार जो है एक जरा भी इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी या फिर इस पर कुछ कार्य किया जाए। तो इन सब चीज़ों पर एक जरा भी कुछ नहीं हो पा रहा था। और उसी समय उसी के आसपास 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भी एक बहुत ही बेहतरीन नारा दिया था, बहुत ही बड़ा नारा जिसे कहा जाए तो गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा के चुनाव में भी बहुमत प्राप्त कर लिया था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जब सरकार आई तो देश की अर्थव्यवस्था और भी ख़राब हो गई। ऐसा हुआ, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर चीज़ों को ठीक ठाक करने का प्रयास तो किया, लेकिन कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब बहुमत प्राप्त करके कांग्रेस आई सत्ता में तो देश की अर्थव्यवस्था और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। और इस सब का सबसे बड़ा कारण क्या था कि बांग्लादेश में जो आए हुए शरणार्थी थे और उनके वजह से भी पूरा एकदम अर्थव्यवस्था इधर उधर हो गया था। इसीलिए जो यहाँ के छात्र थे, बिहार के छात्र, उन लोगों ने जमकर इस चीज़ों का आंदोलन किया था। और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता हुए वो कौन हुए? तो जयप्रकाश नारायण जी हुए। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं कि 1974 ईस्वी में जो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन के होने का मूल कारण था बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, मूल्य में वृद्धि दर और सरकार के द्वारा जनता के लिए कुछ ना किया जा सकना। और अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम से ही पता चल रहा है आपको, जैसा कि आप सबको पता होगा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना करके उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब समझिएगा इस चीज़ों को, क्या कहता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो शासन में सत्ता थी उसका एक स्थान पर केंद्रीकृत नहीं होना, एक स्थान पर केंद्रित ना होकर जो स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए। और यह इसलिए किया जाता था ताकि आम आदमी की सत्ता में क्या हो सके, भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वो अपने हित की आवश्यकता के अनुसार शासन करने का या शासन का प्रयोग करके परिवर्तन ला सकने का प्रयास कर सके। तो यही पूरा एक सिस्टम जो है वो क्या था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का इन शॉर्ट अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो वो क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शासन की सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित ना कर उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सके और वो अपने हित की और आवश्यकता के अनुसार शासन का प्रयोग करके परिवर्तन ला सके। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। यानी आने वाले जो समाज हैं, भावी का मतलब होता है भविष्य में जो समाज आएंगे। सबसे पहले तो आपको समाज समझना चाहिए कि समाज क्या है। तो समाज जो है एक व्यक्तियों का जो समुदाय होता है उसे ही क्या कहा जाता है, समाज कहा जाता है। व्यक्तियों का ही एक समुदाय जो है वो क्या है, समाज है। तो कहता है कि भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेदारी और उद्देश्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो जरा समझते हैं हम लोग क्या है। तो यानी कहने का मतलब है कि आने वाले समाज में जो लोकतंत्र की जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और आज समाज में जाति, धर्म, लिंग आदि को लेकर भेदभाव किया जा रहा है और इस समाज में अनेकों प्रकार की विभिन्नता भी पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि आजकल समाज में जाति को लेके, धर्म को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है और इस समाज में अनेक प्रकार का और भी तरह की विभिन्नता भी पाई जाती है। लोकतंत्र अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है, लेकिन लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता के लिए जिम्मेदार है और इससे देश में शांति व्यवस्था कायम रहती है।
लेकिन कहा जाता है कि अगर आपको और भी बेहतरीन तरीके से शांति व्यवस्था लाने का प्रयत्न करने के लिए सबसे पहला ये करना होगा कि जाति, धर्म और लिंग को लेकर इस भेदभाव को ख़त्म करना होगा और समाज में जो भी छोटे मोटे विभिन्नताएं पाई जाती हैं उस विभिन्नताओं को जो है ख़त्म करने का प्रयास करना होगा, जिससे क्या होगा कि लोकतंत्र में एक तरह से कहिए तो समानता के लिए और भी ज़्यादा शांति व्यवस्था स्थापित हो पाएगी। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? तो भारत में लोकतंत्र जैसा आप सबको पता है, लोकतंत्र से आप इतने देर में समझ चुके होंगे कि लोगों की सत्ता। तो निसंदेह भारतीय लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र है। फिर भी भारत का लोकतंत्र कहा जाता है इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हो पाया, इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें शिक्षा की प्रगति से ही तो भारतवर्ष में, अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, शिक्षा की प्रगति से भारतवर्ष में जो लोकतंत्र का उज्जवल भविष्य है वो जितना अधिक शिक्षा होगा, जितने ज़्यादा यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, उतना ज़्यादा भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल और संभव हो पाएगा। देश में पंचायती राज की स्थापना करके लोगों को लोकतंत्र का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सामाजिक और आर्थिक समानता दूर करने की कोशिश की जा रही है। लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ी है। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रयत्नशील है। अतः यहाँ लोकतंत्र का भविष्य धीरे धीरे अस्थायी होता हुआ दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कहता है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे नागरिक क्या क्या थे। तो समझ लेते हैं कि सूचना के अधिकार के आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को कम करना, लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना और नागरिक को सरकार की गतिविधि के बारे में जानकारी देना। तो सूचना के अधिकार के आंदोलन का मुख्य वजह यही था कि सूचना नागरिक को सशक्त बनाना, नागरिक जो है वो कितना सशक्त बन सकता है, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता क्या क्या है, सरकार क्या कार्य कर रही है क्या नहीं कर रही है, इन सब की सरकार के एक जवाबदारी को बढ़ जाना, भ्रष्टाचार को कम करना, लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना और नागरिक को सरकार की गतिविधि के बारे में जानकारी देना। भारतीय लोकतंत्र के 4 समस्याओं का वर्णन करें। तो देखिए भारतीय लोकतंत्र की समस्याएं, इसके प्रमुख समस्याओं में से पहली समस्या है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत, अगर भारत की बात करें तो भारत में अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के साथ एक साथ मिलजुल कर रहना, जैसे विविधता में एकता को अखंडित करके रखना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। दूसरा समस्या है उच्च एवं न्यायिक पद पर जो न्याय व्याप्त भ्रष्टाचार है, उच्च और न्यायिक पदों पर बहुत सारे भ्रष्टाचार भरे पड़े हैं। और तीसरा कारण है महंगाई और बेरोजगारी की समस्या भी है। तीसरा और मूल कारण क्या है? महंगाई और बेरोजगारी की समस्या है। और अंतिम कारण है सत्ता में महिलाओं की कम भागीदारी, अशिक्षा, अंधाधुंध चुनावी खर्च इत्यादि। ये सभी के सभी जो है भारतीय लोकतंत्र की मूल समस्याओं में से एक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है
कैसे? लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो चलिए इसके जवाब की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक बहुत बड़े व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र की परिभाषा ही दी थी और उनके लोकतंत्र की परिभाषा में ये बात निहित था कि उसमें उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाया गया एक शासन है। इसका अर्थ होता है कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है। लोकतंत्र में क्या होती है? जनता ही सत्ताधारी होती है और उसके अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति से ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। जैसा आप सब लोगों को भी पता है कि लोकतांत्रिक देश में क्या होती है, जनता के द्वारा वोट किया जाता है, जनता के द्वारा मतदान किया जाता है और जिसके वजह से जनता के द्वारा ही सत्ताधारियों को चुना जाता है। तो यह बात हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है और उसी की अनुमति से शासन होता है और उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य भी माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद क्या है? क्षेत्रवाद, जैसा कि आप सबको पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्षेत्रवाद यानी किसी विशेष क्षेत्र, यानी क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उसका ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है। क्षेत्रवाद से ही पता चल रहा है कि नाम से क्षेत्र मतलब हो गया क्षेत्र, और वाद का अगर बात कर ले तो वाद मतलब होता है के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना। अब इस बात को आप समझिएगा, क्षेत्रवाद का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी विशेष क्षेत्र के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव और ऐसा लगने लगना कि उसका ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब साधारण है, और ऐसी भावना उत्पन्न होने पर यह क्षेत्र देश से अलग होना चाहता है, जिससे अलगाववाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद का मतलब होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से या उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम की भावना होना, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना और उसी क्षेत्र और वह अपने देश के क्षेत्र से अलग होना चाहता है, और यही स्थिति क्या कहलाती है? अलगाववाद की स्थिति पैदा करती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के लोगों को ऐसा लगने लगता है उसका ही क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ है और बाकी सब क्या है? साधारण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गठबंधन की सरकार से आपका क्या अभिप्राय है? गठबंधन की सरकार, जैसा कि आप जानते ही हैं, गठबंधन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा करके सरकार बनाते हैं तो इसे ही गठबंधन की सरकार कहा जाता है। जैसा कि अभी आपने नया ताज़ा देखा होगा कि अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा वाला, उसमें भी आपने देखा होगा कि एनडीए की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी? तो एनडीए की सरकार बनी, एनडीए। तो आप देखे होंगे कि इसमें बहुत सारी पार्टियां थी और बहुत सारी पार्टी ने मिलकर जो है सरकार बनाया था। तो गठबंधन की सरकार का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमत पूरा कर सरकार बनाते हैं तो इसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो सूचना का अधिकार, अभी कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सूचना के अधिकार के द्वारा ही राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। सूचना अधिकार के द्वारा ही देश क्या करता है? वहाँ के उस देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उसको अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। लोकतंत्र में देश की जनता अपने चुने हुए व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेगा। अतः सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला कहलाता है और हम कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार ही लोकतंत्र का रखवाला कहलाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या हैं? तो ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्नलिखित हैं। देखिएगा, पहला क्या है? होल्डिंग, व्यवसाय, व्यापार, ये सबसे भी प्राप्त होता है आय। दूसरा तीर्थ स्थान, हाट बाजार, मेला जलापूर्ति, गलियों और अन्य स्थानों पर शौचालय और मूत्राशय से प्राप्त होने वाले फीस।
तीसरा है वित्तीय अनुदान। राज्य वित्तीय आयोग की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को संचित निधि से अनुदान किया जाता है। और ये 3 कारण जो हैं, और ये 3 जो है स्रोत, वो ग्राम पंचायत के आय के मुख्य स्रोत में से एक हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा क्या है। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ग्राम मतलब गांव, सभा मतलब सभा, यानी ग्राम सभा मतलब पंचायत की, मतलब अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत सभा, तो ग्राम सभा पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, जो ग्राम पंचायत में रहने वाले सभी वयस्क यहाँ पर वयस्क होना चाहिए, वयस्क स्त्री पुरुष 18 साल से अधिक उम्र के हैं और ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। आप समझ पाएंगे इस बात को कि गांव में जो सभा होती है, ग्राम सभा पंचायत की जो एक व्यवस्थापिका सभा है, और इसमें जो है जितने भी वयस्क लोग हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उससे अधिक उम्र के लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष भर में कम से कम 4 बार होती है। ग्राम सभा की बैठक एक वर्ष में कितने बार होती है, तो 4 बार होती है। और मुखिया ग्राम सभा की बैठक को बुलाता है। तो आप लोग भी देखते होंगे आपके गाँव में कभी कभी ग्राम सभा लगती होगी, और उस बैठक को कौन बुलाने का काम करते हैं, तो जो उस पंचायत का हेड होता है मुखिया, उसी की अध्यक्षता करता है, वही अध्यक्षता करते हैं, और मुखिया जी ही उसके अध्यक्ष भी माने जाते हैं। तो ग्राम सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, अगर यह क्वेश्चन भी आ जाए तो ग्राम सभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो मुखिया होते हैं। तो ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है वो मुखिया करता है। ग्राम सभा में कितने वर्ष से अधिक लोग भाग ले सकते हैं, या कितने वर्ष से ऊपर के लोग सदस्य होते हैं, तो 18 वर्ष से ऊपर के लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो उसके सदस्य हो सकते हैं, 18 प्लस वाले। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ग्राम रक्षा दल क्या है। ग्राम रक्षा दल क्या है, तो ग्राम रक्षा दल, नाम से ही पता चल रहा होगा, ग्राम रक्षा दल। तो ग्राम रक्षा दल ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग होता है। ग्राम रक्षा दल वास्तव में क्या होता है, जो ग्राम पंचायत होते हैं, उस ग्राम पंचायत का एक प्रमुख अंग होता है। क्या होता है, प्रमुख अंग होता है। ग्राम पंचायत का क्या होता है, प्रमुख अंग होता है। और इसे गांव की पुलिस व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांव की पुलिस व्यवस्था। तो गांव की पुलिस व्यवस्था किसे कहा जाता है, तो ग्राम रक्षा दल को गांव की पुलिस व्यवस्था कहा जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष की आयु वाले, गांव के जो 18 से 30 वर्ष की आयु वाले जो स्वस्थ युवक होते हैं, वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। वो क्या होते हैं, ग्राम रक्षा दल के सदस्य होते हैं। ग्राम रक्षा दल का प्रधान दलपति होता है। ग्राम रक्षा दल के प्रधान को क्या कहा जाता है, दलपति कहा जाता है। और उसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है। उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, सरकार के द्वारा की जाती है। और इसका मुख्य दाम रात्रि में पहरा देना होता है। इसका जो मुख्य काम होता है, सॉरी यहाँ दाम लिखा गया है, इसका मुख्य काम जो होता है वो रात्रि में पहरा देना, बाढ़ अकाल जैसे आकस्मिक घटनाओं को डटकर क्या करना, सामना करना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वंशवाद से आप क्या समझते हैं। वंशवाद से आप क्या समझते हैं, नाम से ही पता चल रहा है जैसे आप सबको वंशवाद या परिवारवाद। तो अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि अगर आ जाए शब्द वाद, तो वाद मतलब होता है के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना। आपका नाम से ही पता चल रहा होगा, वंशवाद यानी अपने वंश के प्रति प्रेम की भावना। यानी जब कोई भी राजनीतिक पार्टी में पार्टी के शीर्ष पर किसी एक ही वंश के व्यक्ति को बिठाया जाता है, जब किसी राजनीतिक पार्टी में पार्टी के शीर्ष पर एक ही वंश के व्यक्ति को बैठाया जाता है और यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, वंशवाद कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, वंशवाद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रंग भेद क्या है। नाम से ही पता चल रहा होगा, रंग भेद, नाम से ही पता चल रहा होगा कि रंग भेद क्या है। रंग भेद तो मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेद करना
काले रंग वाले को गोरे रंग वाले लोगों की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित करना ही रंग भेद कहलाता है। आप सबको पता है कि गोरे काले का जो लोग भेद करते हैं वो रंग भेद नीति के अंतर्गत आते हैं। अब समझिएगा कि रंग भेद की नीति का एक सबसे पहले तो रंग भेद की नीति रंग भेद का शिकार किसको होना पड़ गया था, तो हमारे जो राष्ट्रपिता बापू जी हैं उनको भी एक बार ऐसे चीज़ों से गुजरना पड़ गया था। तो आप समझिएगा सीधी सी बात है कि मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर जो विभेद किया जाता है, जिसमें काले रंग वाले को गोरे रंग वाला लोग की अपेक्षा कई अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, यही क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। क्या कहलाता है, रंग भेद कहलाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे। तो समझिएगा, आतंकवाद नाम से ही पता चल रहा है, जो लोग आतंक को मचाते वही तो आतंकवाद है। नाम से ही पता चल रहा था, हिंसा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं होती है। हिंसा जो है वो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए अच्छा बात नहीं होता है। लोकतंत्र में हिंसा या आतंक होने से राजनीतिक अस्थिरता एवं असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। अगर लोकतंत्र में क्या हो, हिंसा या आतंक हो जाए तो राजनीतिक में अस्थिरता या असंतुलन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, लोकतांत्रिक कामकाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद जो है वास्तव में लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या थी। भारतीय किसान यूनियन, आप जैसा कि नाम से ही समझ पा रहे होंगे, भारतीय किसान यूनियन। तो भारतीय किसान यूनियन को ने गन्ने और गेहूं के सरकारी मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए, कृषि से संबंधित उत्पाद के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समुचित दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने, किसान के बकाए कर्ज माफ़ करने तथा किसान के लिए पेंशन योजना का प्रावधान करने की जो मांग की थी, वही पूरा सिस्टम क्या था, भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें थी। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। सांप्रदायिक लोकतंत्र के लिए खतरा किस प्रकार है। माफ़ करिएगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, सांप्रदायिकता होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सांप्रदायिकता जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है किस प्रकार, तो वो समझते हैं हम लोग। तो सांप्रदायिकता के कारण लोगों में आपसी वैमनस्य उत्पन्न होता है। सांप्रदायिकता आप समझते होंगे कि जैसे एक तरह से कहिए किसी विशेष धर्म जाति को लेकर, जाति तो छोड़ दीजिए, धर्म को लेकर जब दो अलग अलग धर्म के लोग एक तरह से कहिए तो वो लोग इस बात को लेकर तुल जाते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, उसका धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, इस तरह से लेकर, तो इस कारण जो आपसी मतभेद हो जाता है, जिसको वैमनस्य कह सकते हैं हम लोग, कि वैमनस्य जिस वजह से उत्पन्न हो जाती है और भाईचारे की भावना वहाँ पर जब खत्म हो जाती है, तो ये बात भी एक तरह से कहिए तो ये क्या होता है कि ये बात लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। और सांप्रदायिकता के कारण ही धर्म के प्रति एक तरह से कहिए तो कट्टरता का उत्पन्न होना है। सांप्रदायिकता वास्तव में क्या है, सांप्रदायिकता के कारण क्या होता है, धर्म के प्रति कट्टरता उत्पन्न होती है और जिससे लोग विकास के पथ से अलग हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं और धर्म के प्रति कट्टर होने से धीरे धीरे आक्रामक भी हो जाते हैं। तो यह था आपका सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में विपक्षी दल की क्या उपयोगिता होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। तो देखिएगा आप लोग कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में विपक्षी दल को उपयोगिता। तो चलिए समझते हैं कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की उपयोगिता। 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 वास्तव में जो लोकतंत्र में विपक्षी दल होते हैं उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे का देश की जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े।
एक मूल काम जो होता है विपक्षी दल का, इस विपक्षी दल की बात करें तो इसका जो मूल कार्य होता है यह इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाए जिसका देश की जनता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी हम कह सकते हैं कि विधायिका में जो विपक्ष की भूमिका मूल रूप से सत्तारूढ़ का, यानी जो सत्ता पर आसीन लोग होते हैं उसका प्रमुख दल की ज्यादती को रोकना, यानी उसकी जो ज्यादती का मतलब हम कह सकते हैं मनमानी, उसके मनमानियों को रोकना है, ना कि पूरी तरह से विरोध करना होता है। वास्तव में विपक्षी दल का कार्य सत्ताधारी दल के का पूरी तरह से विरोध करना नहीं होता है, बल्कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उसका जो मनमानी हो, जैसे ज्यादती है, वो सबको रोकना उसका मूल काम होता है। और विपक्षी दल के द्वारा सरकार पर अंकुश होता है और जिस कारण से सत्ता पक्ष अपने मनमानी नहीं कर पाती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि लोकतंत्र में विपक्षी दल की बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो इस बात पर डिपेंड करती है और इस बात को बताती है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो सही तरीके से, सुचारू तरीके से उस कार्य को करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन है और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो ज़रा हम इसको ध्यान से समझेंगे। और दो अलग अलग शब्द हैं यहाँ पर, एक शब्द है संघात्मक, एक शब्द है संघात्मक और एक शब्द है एकात्मक। तो सबसे पहले तो इन दो अलग अलग शब्दों का अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो संघात्मक शासन व्यवस्था, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, ऐसी पद्धति होती है जिसमें जो शासकीय सत्ता एक केंद्र को सरकार और उस पर विभिन्न राज्य अथवा इकाई को सरकार के बीच विभाजित एवं वितरित रहती है। इस बात को समझिएगा। क्या कहता है कि संघात्मक शासन जो है ना, एक ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है, ऐसी पद्धति को कहा जाता है जिसमें जितनी भी शासकीय सत्ता में, एक तरह से जितनी भी शासकीय सत्ता होती है वो एक केंद्र सरकार और उस विभिन्न राज्य अथवा इकाई को सरकार के बीच विभाजित एवं वितरित रहती है, जिससे मिलाकर एक पूरी तरह से उन सब चीज़ को मिलाकर एक संघ बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? संघ बना दिया जाता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है, बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था में तो सत्ता का केंद्रीकरण कर दिया जाता है और एक एकात्मक राज्य में संपूर्ण देश का शासन की सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास सिमट कर रह जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। तो फिर से एक बार इन शॉर्ट समझ लीजिए कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जो शासकीय सत्ता की शक्ति होती है वह एक केंद्र सरकार और उसके अलग अलग राज्य सरकार के बीच में विभाजित की गई रहती है। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, संपूर्ण शक्ति एक राज्य में, संपूर्ण एक देश का शासन चलाने के लिए सारी शक्ति केवल और केवल केंद्र सरकार के पास ही होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताएं। भारतीय संघीय शासन व्यवस्था भी, जैसा कि तुरंत मैंने आपको बताया कि संघीय शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था को कहा जाता है, तो पिछले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो आपको पता चलेगा कि संघीय शासन व्यवस्था वैसी पद्धति को कहते हैं जिसमें समस्त शासकीय सत्ता एक केंद्र सरकार और उससे विभिन्न राज्य अथवा इकाइयों को सरकार के भी विभाजित एवं वितरित रहती है। तो चलिए इस क्वेश्चन के ही बिहाफ पर हम लोग इस बात को समझते हैं कि भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है कि संघीय व्यवस्था में पहली विशेषता क्या है, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकारें केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। पहला बात तो आप समझ पाए कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, यानी दोहरी सरकार एक की व्यवस्था होती है। संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है या संघीय व्यवस्था में क्या होता है, दोहरी सरकार की व्यवस्था होती है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की व्यवस्था होती है। इसमें दूसरा अगर बात करें तो इसमें सर्वोच्च सत्ता का बंटवारा केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकार के बीच भी होता है। देखिए संघात्मक व्यवस्था की एक और खूबसूरती ये है कि इसका जो बंटवारा होता है ना, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच हो जाता है। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी विशेषता की बात करें तो दोहरे स्तर पर शासन व्यवस्था एक लिखित संविधान द्वारा तय होती है। और इतना ही नहीं, इसकी जो शासन व्यवस्था है वह एक लिखित संविधान के द्वारा भी तय होती है।
और चौथी बात करें तो इसमें संविधान सबसे ऊपर रखा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय क्या होते हैं? संविधान के रक्षक होते हैं। तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए कि संविधान के रक्षक कौन होते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें नागरिक की दोहरी पहचान होती है। नागरिक की भी अपनी दोहरी पहचान होती है और इसमें न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा भी करती है। इसमें क्या होती है? न्यायपालिका केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? वाह, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, इतना सुंदर क्वेश्चन है और उससे भी सुंदर है इसका जवाब। ध्यान से देखिए, कहता है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे? या फिर क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बहुत ही बेहतरीन आंसर है कि शिक्षा का अभाव, शिक्षा का जो अभाव है ना, वह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है। वास्तव में शिक्षा का अभाव जो है भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा भाग आज भी निरक्षर है। भारतीय समाज का जो एक बहुत बड़ा भाग है ना, वह आज भी क्या है? निरक्षर है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्य को भली भांति या सही प्रकार से समझ नहीं पाता है। शिक्षा के अभाव में क्या होता है? व्यक्ति जो है अपने अधिकार को और कर्तव्य को भली भांति समझ नहीं पाता है और शिक्षा के द्वारा ही वो अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं अनेकों प्रकार के अधिकारों के प्रति सजग होंगे। अगर व्यक्ति को सही तरीके से पूर्ण रूप से शिक्षा मिलेगा तो इससे क्या होगा? शिक्षा के वजह से मनुष्य जो है या व्यक्ति जो है अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अनेक प्रकार के और भी जो अधिकार हैं उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे? सजग होंगे। शिक्षा संबंधी अनेक योजनाओं को चलाए जाने के बावजूद भी अधिकांश जनता अशिक्षित रह गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना तरीके का सरकार की अलग अलग तरह की योजनाएं, अलग अलग तरह की स्कीम्स जो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है, उसके बावजूद भी जो है ये बहुत दुख की बात है कि जो है इतने योजनाओं चलाने के बावजूद भी लोग या अधिकांश जनता जो है वो अशिक्षित है और अधिकांश शिक्षा संबंधी योजना कागज़ पर एक फाइल तक ही सीमित कर रह जाती है और अशिक्षा के कारण जो है विकास का लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुंच पाता है। और शिक्षण संस्थाओं को लोकतांत्रिक बनाना होगा ताकि विकास का लाभ समान रूप से जन जन तक पहुंच सके। तो चलिए, आपने समझा होगा कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। कैसे? तो सही बात है, शिक्षा का अभाव की वजह से लोकतंत्र में बहुत सारी दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ता है। अतः इस क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से समझा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि के विकास में सहायक होता है। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि के विकास में सहायक होता है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को कि लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित होता है? तो समानता के सिद्धांत पर आधारित होता है। और आर्थिक समृद्धि और बहुमुखी विकास लोकतंत्र का एक लक्ष्य होता है। लोकतंत्र का एक लक्ष्य क्या होता है? आर्थिक समृद्धि और बहुमुखी विकास। यह एक न्यायपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन एवं एक गरिमापूर्ण जीवन की स्थिति प्रदान करता है। इसलिए शोषण से मुक्ति, अधिकतम रोजगार का सृजन, अवसर की समानता, उत्पादन में वृद्धि, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, आर्थिक समानता, पूंजी के केंद्रीकरण को रोकना और सांस्कृतिक सामंजस्य लोकतंत्र के उद्देश्य होते हैं। आपने समझ पाया कि लोकतंत्र के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इतना ही नहीं, आर्थिक विकास कई कारक द्वारा निर्धारित होते हैं। आर्थिक विकास जो है कई तरह के कारक द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे देश की जनसंख्या, वैश्विक स्थिति, आर्थिक प्राथमिकताएं, भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, ये सभी चीज़ों पर वे क्या करती है? निर्भर करती है। लोकतांत्रिक सरकार असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, सड़क, आवास, चिकित्सा इस जैसे क्षेत्र में भी काफ़ी बड़ी राशि व्यय कर रही है। अतः गरिमापूर्ण आर्थिक समृद्धि और समावेशी विकास की दिशा में लोकतंत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझा कि लोकतंत्र किस तरह से आर्थिक समृद्धि के विकास में सहायक होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में लोकतंत्र कैसे सफल हो सकता है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तो आपको अपने डेली जीवन में भी सीख कर रखना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र किस तरह से सफल हो सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए बहुत सारे आवश्यक शर्तें भी हैं। पहली शर्त है जनता की जागरूकता। पहली शर्त क्या है? जनता की जागरूकता। पहली शर्त है जनता की जागरूकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता की जागरूकता का अर्थ है कि सतर्कता के साथ अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति उसकी जानकारी इसकी सफलता की पहली शर्त होती है कि जनता को जागरूक रहना पड़ेगा, उसके अधिकार क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, इसके प्रति भी उसको सजग रहना पड़ेगा। और दूसरा शर्त है अशिक्षा की समाप्ति। यह जो अशिक्षा है वितरण से जिसको मैंने बताया, यह अशिक्षा की वजह से लोकतंत्र में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। अशिक्षा की समाप्ति के बिना ना तो लोकतंत्र की कीमत समझी जा सकती है और ना ही मताधिकार का सही प्रयोग भी संभव हो सकता है। तीसरे बात पर बात करें तो तीसरा है सामंजस्यपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत में जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सभी क्षेत्र के लोग जो अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग हैं, उसमें विषमता आज भी वर्तमान में मौजूद है और सामंजस्यपूर्ण समाज और सहमति पर आधारित लोकतंत्र की स्थापना के लिए इसको दूर करना होगा। जब तक लोगों के मन से इस तरह की विविधता वाले देश में जो लोगों के मन में विषमताएं भरी हुई है, जब तक यह दूर नहीं होती तब तक जो है लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। चौथे कारण की बात करें तो लोकतांत्रिक गुणों का विकास, मतलब समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व जैसे सिद्धांत की स्थापना करके लोकतंत्र के विकास के मार्ग की बाधाओं को दूर करना होगा। पांचवा शर्त है, अन्य बाकी शर्तें भी हैं जैसे निष्पक्ष प्रेस, सामाजिक आर्थिक समानता, बेरोजगारी पर नियंत्रण तथा नगरीय राजकारी व्यवस्था और मजबूत बनाकर हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो चलिए समझिएगा, हम लोग समझते हैं। अभी तुरंत हम आपको समझाए थे कि वाद मतलब क्या होता है? के प्रति प्रेम की भावना, के प्रति प्रेम की भावना। तो वाद का मतलब क्या होता है? के प्रति प्रेम की भावना। तो यहाँ पर भी तो एक शब्द लिखा है परिवारवाद, यानी परिवार के प्रति प्रेम की भावना। जातिवाद, जाति के प्रति प्रेम की भावना। परिवारवाद या जातिवाद, तो समझिएगा बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो चलिए समझते हैं कि अब परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो अभी तुरंत हम आपको बताए थे कि परिवारवाद, वाद मतलब क्या होता है? के प्रति प्रेम की भावना, यानी परिवार के प्रति प्रेम की भावना मतलब परिवारवाद। जातिवाद, तो परिवारवाद का प्रभाव, अधिकांश राजनीतिक दल एवं उसके नेताओं अपने परिवार एवं सगे संबंधियों को राजनीतिक में लाने का प्रयास करता है, जिसे परिवारवाद कहते हैं। अभी तुरंत बताए थे कि अपने परिवार के प्रति जो प्रेम की भावना होती है उसी को परिवारवाद कहा जाता है, क्योंकि वाद का मतलब ही होता है के प्रति प्रेम की भावना। ऐसे में अयोग्य एवं आपराधिक छवि के लोग ऊंचे पद पर बैठे रहते हैं, जो जनता के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचते और इसका लोकतंत्र पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यह तो होता परिवारवाद का प्रभाव। अब दूसरा जातिवाद का प्रभाव, इसका भी प्रभाव विशेष करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जातिवादी राजनीति की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि राजनीतिक दल एवं इसके जो नेता चुनाव के समय समाज में अफवाहें फैलाकर जाति के आधार पर वोट प्राप्त कर लेता है और परिणाम इसका यह होता है कि गलत एवं आपराधिक छवि के लोग भी चुनाव जीत जाते हैं और इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है हम लोगों को लोकतंत्र पर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र को प्रभावित किए हुए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले, क्या कहता है कि लोकतंत्र किस तरह एक उत्तरदायी सरकार
एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे। कहता है कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। लोकतंत्र में जनता ही शासकों का निर्वाचन करती है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जो होती है वही क्या करता है, शासकों का निर्वाचन करती है और उस पर नियंत्रण भी रखती है। अतः उत्तरदायी रहकर काम नहीं करने वाली सरकार को जनता अगले निर्वाचन में सत्ता से हटा भी देती है। इसलिए प्रत्येक सरकार के लिए आवश्यक होता है वो जनता की समस्याओं का समाधान करे, जनता की इच्छा और भावना का आदर करे। शासक ये समझे कि जनता सरकार से क्या चाहती है, अन्यथा सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र वास्तव में एक वैध शासन का गठन करता है। लोकतंत्र क्या करता है, वास्तव में एक वैध शासन का गठन करता है। क्योंकि लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसके समस्त निर्णय कानूनी प्रक्रिया से लिए जाते हैं। इसके जितने भी निर्णय हैं वो कैसे लिए जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया से। तो आपके परीक्षा में अगर सवाल आता है कि लोकतंत्र में शासक किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। आगे हम लोग समझें तो शासन के कार्य भी निर्धारित प्रक्रिया द्वारा होती है और इससे बाहर जाने या मनमाने पर न्यायपालिका की नज़र होती है और जनता को विरोध करने का अधिकार होता है। तो शासन द्वारा किए गए सारे कार्य कानूनी एवं वैध होते हैं। जब शासन कोई निर्णय जनता के हित के विरुद्ध लेता है तो जनता खुलकर उसका विरोध करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि लोकतंत्र किस तरह से एक उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। तो देखिएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत निम्नलिखित कार्य को संपादित करती है। पहला काम क्या होता है, पंचायत के विकास के लिए वार्षिक योजना बजट तैयार करना। दूसरा कार्य होता है पेयजल की व्यवस्था करना, ग्रामीण सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं एवं अन्य सार्वजनिक स्थान की सफाई की व्यवस्था करना और बाजार एवं मेले का संचालन करना। तीसरा कार्य होता है प्राकृतिक संकट में लोगों को सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति पर दूसरों के अतिक्रमण को हटाना। चौथा शक्ति होता है सामुदायिक कार्य में सहयोग करना, गांव के अनिवार्य आंकड़ों को इकट्ठा करना। पांचवा कार्य होता है कृषि, बंजर भूमि, बागवानी एवं चारागाह का विकास करना। और अंतिम होता है प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सहभागी बनाना, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना, ग्रामीण पुस्तकालय और वाचनालय का संचालन और सांस्कृतिक एवं खेलकूद के क्रियाकलाप को बढ़ावा देना होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 6 अलग अलग तरह के ग्राम पंचायत के कार्य एवं शक्ति को देखा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के प्रमुख कार्य के वर्णन करें। नगर निगम के प्रमुख कार्य के वर्णन करें। तो नगर निगम के क्या क्या कार्य हैं, तो देखिएगा, सबसे पहला तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। दूसरा नाली, शौचालय, पेशाब खाना इत्यादि के निर्माण एवं देखभाल करना। साफ सफाई एवं रोशनी का प्रबंध करना। पुल एवं उद्यान का निर्माण एवं सफाई करना। शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम तथा गौशाला आदि कल्याण केंद्र की स्थापना करना। जन्म मृत्यु का पंजीकरण का प्रबंध कराना। नगर में यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराना। जनगणना तथा नए बाजार का प्रबंध कराना। शमशान तथा कब्रिस्तान का प्रबंध एवं देखभाल करना। और अंतिम है गृह उद्योग तथा सरकारी भंडार की स्थापना करना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा नगर निगम के बहुत सारे प्रमुख कार्य होते हैं। तो चलिए इस तरह से करके हम लोगों ने देखा कि पूरे पॉलिटिकल साइंस का 65 क्वेश्चंस हम लोगों ने जो मूल रूप से जो मुख्य इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस में से एक थे, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया, देखा, समझने का प्रयास किया। और आप लोग इसे देखें और कल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख कर जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।